वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर स्टार्ट किया और उसमें हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में डिटेल्स पढ़ी थी, उसके सारे क्वेश्चंस कवर किए थे और उसे इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने मेडिसिन में एप्लीकेशन स्टार्ट की थी सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की। हमें बेसिकली मेडिसिन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड एग्रीकल्चर, इन तीन में एप्लीकेशंस पढ़नी है बायोटेक की। आज हम मेडिसिन में दूसरी एप्लीकेशन शुरू करेंगे एंड दैट इज नोन एज, ये हम मेडिसिन में ही पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। हमने पहली पढ़ ली है इंसुलिन किस तरह से बनाते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, राइट। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम लास्ट में एक ट्रिक लर्न करेंगे जिससे कि जीन थेरेपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमारे एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। 7 अल्फाबेट्स हम यूज करेंगे, सिंगल वर्ड, और उस सिंगल वर्ड से हम पूरा जीन थेरेपी को कवर कर लेंगे। बट पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स। जीन थेरेपी का मतलब है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में दी जाती है जब भी कोई जीन डिफेक्ट होता है। अगर किसी भी प्रोटीन के बनने के लिए जो जीन है वो डेफिशिएंट हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, वो फॉल्टी हुआ, तो उसका एक्सप्रेशन भी फॉल्टी होगा, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो भी बॉडी में नहीं परफॉर्म हो पाएगा। तो जीन थेरेपी बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फॉल्टी जीन है उसे नॉर्मल फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। ये हम आफ्टर बर्थ भी कर सकते हैं जब डिजीज डायग्नोज हो, और हम इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी कर सकते हैं, राइट। सो जीन थेरेपी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका एक सिंपल सा मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन with a normal functional gene, normal functional gene in a child और एम्ब्रियो। जिस भी स्टेज पे वो डिजीज डायग्नोज हो जाए वहीं पर हम जीन थेरेपी दे सकते हैं, राइट। नाउ ये तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जीन थेरेपी जो है एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी तक जीन थेरेपीज जो हैं वो जिन डिजीजेस के लिए स्टार्ट की गई हैं, अप्रूव की गई हैं, वो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं। ऐसे डिसऑर्डर जो सिंगल जीन की फॉल्ट के कारण होते हैं। तो वहाँ एक सिंगल जीन है, पर्टिकुलर जीन है, इट कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, स्किड जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये सब सिंगल जीन डिसऑर्डर से होने वाली जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। जबकि अगर हम डायबिटीज देखें, हाइपरटेंशन, हाई बीपी देखें, ये सब जो डिजीजेज हैं इनमें भी जेनेटिक्स रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो वहां पर अभी इतना रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, बट इतना स्पेसिफिक जीन थेरेपीज नहीं आई हैं। सो जीन थेरेपीज अभी तक जो बेसिकली आई हैं वो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के लिए हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर लाइक स्किड, हम इसे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हमने 11th क्लास में लोकोमोशन के चैप्टर में पढ़ी थी। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये भी। इनके लिए अप्रूव हो गई है ये, वी हैव जीन थेरेपीज, जीन थेरेपी अप्रूव्ड, बिकॉज ये सब सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, राइट। नाउ सबसे पहली जो जीन थेरेपी दी गई थी वो स्किड के लिए दी गई थी, राइट। सो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जीन थेरेपी। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये जीन डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है
तभी हम जीन को रिप्लेस कर रहे हैं, फॉल्टी जीन को। पहली जीन थेरेपी जो है ये 1990 में दी गई थी, एक्चुअली 14 सितंबर 1990 को टू बी प्रिसाइज। अगर आपको डेट याद नहीं रहेगी तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ईयर पर आता है। सो 1990 में दी गई थी। एक 4 साल की बच्ची थी, अशांति डिसिल्वा, राइट। सो इन दिस ईयर टू अशांति डिसिल्वा एंड शी वॉज अ 4-year-old गर्ल। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, 4-year-old गर्ल, राइट, इसे दी गई थी। और जिन डॉक्टर ने दी थी उन्हें ही फादर ऑफ जीन थेरेपी बोलते हैं, बाय डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन। कई बार WF एंडरसन भी लिखकर आता है, विलियम फ्रेंच एंडरसन डॉक्टर। इन्होंने ये जीन थेरेपी इस बच्ची को दी थी। मैं एंडरसन पे कर देते हैं, बाय डॉक्टर एंडरसन। और कहाँ दी थी? एट जो अमेरिका का में न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ का जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ न्यूयॉर्क USA, राइट। सो अमेरिकन डॉक्टर हैं ये, और इन्होंने 1990 में अशांति को पहली जीन थेरेपी दी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जीन थेरेपी जो डिजीज थी इस बच्ची को जिसके लिए दी गई थी, फॉर ADA SCID, इस डिसऑर्डर के लिए दी गई थी। डिसऑर्डर, नाउ व्हाट इज दिस डिसऑर्डर? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो भी हमने बबल्स में बनाए हैं। डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, किस साल दी थी, कब दी थी और किस डिजीज के लिए दी थी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और उसके बाद हम वो ट्रिक सीखेंगे, वन वर्ड सिंगल वर्ड ट्रिक, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, इतनी बेसिक नॉलेज हमें है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था जब हमने ब्लड पढ़ा था, और उसमें जब बोन पढ़ी थी दोनों में ही, कि बोन्स में, हमारी लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो होती है, जिसमें से जो रेड बोन मैरो है वो हमारे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स को सिंथेसाइज करती है, बनाती है। इतना हमने पढ़ा था। हमारे जो WBC जो बना रही है, तो वन टाइप ऑफ WBC होता है लिम्फोसाइट्स, राइट। तो लिम्फोसाइट्स भी कौन बना रहे हैं? बोन मैरो के सेल्स बना रहे हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ मैच्योर हो रहे हैं। अगर वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहे हैं तो B लिम्फोसाइट्स, और अगर वो थाइमस में मैच्योर हो रहे हैं तो T लिम्फोसाइट्स। इन दोनों लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे कहते हैं ADA, राइट, ADA। नाउ ये जो ADA एंजाइम है, ADA एंजाइम, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन डीएमिनेज। तो ये नाम हमें अच्छे से आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है। ADA एंजाइम है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ADA, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है। ये एंजाइम इम्यून सिस्टम की वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फॉर्म करवाएगा B एंड T लिम्फोसाइट्स को। सो दिस इज, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम होता है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, डीऑक्सी एडेनोसिन, उसे तोड़ता है। अगर ये एंजाइम नहीं हुआ तो वो सब्सटेंस नहीं टूटेगा, और वो टॉक्सिक है तो वो B और T लिम्फोसाइट्स को बनने नहीं देगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट डिग्रेड्स टॉक्सिक सब्सटेंस। वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, आपको बस इतना ही नॉलेज होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं चाहिए। डीऑक्सी एडेनोसिन, इसीलिए इसका नाम है एडेनोसिन
डीएमिनेज, ये उसमें से अमीनो ग्रुप को हटा देता है। बहुत सिंपल है, याद रखना। एडेनोसिन में से अमीनो ग्रुप को हटा देता है, तो एडेनोसिन डीएमिनेज। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये इस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिग्रेड करता है, ये टॉक्सिक है। नाउ व्हाट हैपन्स, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर में एडीए का जो जीन है बोन मैरो सेल के अंदर वो एब्सेंट हो गया, उसका डिलीजन हो गया। अगर वो जीन ही नहीं होगा तो वो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन मतलब ये एंजाइम नहीं बनेगा। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस डिग्रेड नहीं होगा, और अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस डिग्रेड नहीं होगा तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे। और यही हमारे इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं या जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरा सप्रेस हो जाएगा, राइट। सो व्हाट हैपन्स नाउ, इस डिजीज में क्या होगा, डिलीशन of ADA gene in bone marrow cells, या ये कहें बोन मैरो से जो लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं उनमें ये जीन प्रेजेंट नहीं है, तो वो प्रॉपरली मैच्योर हो ही नहीं पाएंगे, मैच्योर लिम्फोसाइट्स बनेंगे ही नहीं, चाहे बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट्स हो। तो इसका डिलीजन हो गया एडीए जीन का, और जब एडीए जीन का डिलीजन हो जाएगा देन नो एडीए एंजाइम, और जब नो एडीए एंजाइम होगा, एडीए एंजाइम ही नहीं है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस डिग्रेड नहीं होगा, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो इम्यून सिस्टम का सप्रेशन हो जाएगा, इम्यून सिस्टम सप्रेशन। क्यों? क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म नहीं हो रहे, राइट। यानी कि पैन लिम्फोपीनिया हो गया, सारे लिम्फोसाइट्स की भयंकर कमी हो गई, राइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट, कुछ बुक्स में केवल टी लिम्फोसाइट्स लिखा होता है स्टूडेंट्स, बट एक्चुअली दोनों ही टाइप के नहीं बन पाते हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बहुत रिड्यूस हो गए, बन ही नहीं पा रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। और जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया स्टूडेंट्स, तो अब अगर जरा सा भी इन्फेक्शन उस बच्चे को हुआ, स्लाइट इन्फेक्शन भी अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कफ एंड कोल्ड के वायरस ने उसको अटैक किया, तो नॉर्मली हमारी बॉडी जो है इस वायरस को फाइट आउट कर लेती है, बट ऐसे बच्चे की बॉडी जो सिंपल इन्फेक्शंस हैं जो नेचुरली फाइट आउट हो जाते हैं उसे भी नहीं कर पाएगा, एंड दैट child can even die because of these simple opportunistic infections which are normally harmless to the body. इसीलिए स्टूडेंट्स ऐसे बच्चों को पहले जब इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल नहीं थे तो उन्हें स्पेस सूट जैसे पहनते हैं ऐसे पहना के आर्टिफिशियली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता था, क्योंकि अगर इतना सा भी इन्फेक्शन उनको हो गया बॉडी को दे कैन इवन डाई। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को बबल बेबी भी बोलते थे, बिकॉज वो ऐसा बबल जैसा एक ग्लास का ऐसा प्लास्टिक का सूट पहना देते थे उनको। सो इट वॉज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक, बहुत ही पेरेंट्स के लिए बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें एडीए यानी एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई है, एंजाइम बन ही नहीं रहा है या डेफिशिएंसी है। अगर जीन ही नहीं है तो एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम नहीं है तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सिंपल इन्फेक्शन से भी डेथ हो सकती है, यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर डेफिशिएंसी है किसकी? इम्यून सिस्टम की। कंबाइंड मींस बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी, सारी इम्यूनिटी लॉस हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड स्किड, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। और एक्चुअली स्टूडेंट्स इम्यूनो डेफिशिएंसी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से 15 to 20% केसेस इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, राइट। सो स्किड, और ये कैसा स्किड कहलाएगा? स्किड ड्यू टू एडीए जीन डिफेक्ट, राइट। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये एड्स से मिलता हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फर्क क्या है कि एड्स जो है वो हम एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में, जबकि स्किड जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो बाय बर्थ हमारे अंदर आता है। और ये जो डिसऑर्डर है दिस इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑटोसोमल रेसेसिव
डिसऑर्डर। दैट मीन्स ये सोमैटिक सेल्स को इफेक्ट करता है, गैमीट्स को नहीं। दूसरा ये रेसेसिव है, यानी जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, दोनों पेरेंट्स जब करियर्स होंगे और फिर दोनों के स्किड जो एडीए डिलीशन जीन है वो अगर उस बच्चे में आ गया, देन दिस डिजीज विल बी एक्सप्रेस्ड। सो इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्किड का फुल फॉर्म आना चाहिए, और 15 to 20% केसेस जो होते हैं, 15 to 20%, दैट इज ड्यू टू दिस एडी। और भी कारण हो सकते हैं स्किड के, बट जो थेरेपी दी गई थी, जो बच्ची थी एशांति डिसिल्वा, उसमें एडीए जीन का डिलीजन था, एडीए एंजाइम नहीं बन रहा था, इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस था। 4 years की एज में उसे फर्स्ट टाइम ये थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल की तरह दी गई थी डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन के द्वारा यूएसए में, राइट। सो ये तो इसका बेसिक है। इसमें से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। देन ये इम्यून सिस्टम की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पता होना चाहिए। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस डिग्रेड करता है वो पता होना चाहिए। स्किड का फुल फॉर्म आना चाहिए, और कौन से सेल्स इसमें नहीं बन रहे हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये पता होना चाहिए, राइट। और ये ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब थेरेपी देते कैसे हैं, यू नोट दिस डाउन, देन वील टॉक अबाउट इट। नाउ स्टूडेंट्स, जीन थेरेपी जो होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1, अगर हम सोमैटिक सेल के अंदर उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस करें, सोमैटिक सेल मीन्स कोई भी बॉडी का सेल, या दूसरा अगर हम जर्म सेल में ही उसे फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर दें। सो जीन थेरेपी, दैट मीन्स हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर रहे हैं नॉर्मल जीन से, ऑन द बेसिस ऑफ किस सेल में हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर रहे हैं। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहली को कहते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। इसमें जो फॉल्टी जीन का रिप्लेसमेंट है वो हम सोमैटिक सेल के अंदर कर रहे हैं, और जब हम इसे सोमैटिक सेल में कर रहे हैं तो नेचुरली क्या ये फर्दर फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर होगी, नहीं होगी, तो नॉट इनहेरिटेबल। सो दिस इज गिवन इन सोमैटिक सेल नंबर 1, एंड दिस इज नॉट इनहेरिटेबल। जबकि अगर हम जर्म सेल के अंदर, जिसे कहते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, इसमें हम जो इन्फ्यूजन दे रहे हैं, जो जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जर्म सेल में कर रहे हैं। जर्म सेल लाइक स्पर्म और ओवम, एंड नेचुरली अगर जर्म सेल में वो आ गया है, देन इट इज हेरिटेबल, इट विल बी इनहेरिटेड, अगर पॉसिबल हो गई है। इफ पॉसिबल देन इट इज इनहेरिटेड, क्योंकि स्पर्म और ओवम हमने जर्म सेल में ही जीन करेक्शन कर दिया है, तो जाइगोट में भी जीन करेक्शन होगा, और जाइगोट से सारे सेल्स बनेंगे, उनमें भी जीन करेक्शन होगा। सो नेचुरली इट विल बी इनहेरिटेड। नाउ अभी तक जो करते हैं वो सोमैटिक सेल ही करते हैं, जर्म लाइन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। उसका कारण ये है कि अगर हम जर्म सेल में कोई जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यू जीन को, किसी भी प्रोसेस से, चाहे जीन गन से करें, चाहे इलेक्ट्रोपोरेशन से करें, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जर्म सेल में म्यूटेशंस हों, और अगर जर्म सेल में कोई म्यूटेशन होता है तो वो पूरी बॉडी के सेल्स में आ जाएगा, विच कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। सो इसीलिए हमने लिखा इफ पॉसिबल, बट इट इज नॉट अप्रूव्ड टिल नाउ। ये पूछते हैं बिकॉज anything, we can just write because gene insertion into germ cells can result into mutations, large scale पे mutations हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी तक नहीं किया गया है, राइट। सो ये एक बेसिक था। अब हमने पढ़ा कि सिंगल जीन थेरेपीज, जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स है उनके लिए जीन थेरेपीज दी जाती हैं, लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्किड। स्किड मीन्स इम्यून सिस्टम पूरा
कंप्लीटली डाउन हो चुका है, बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे हैं, और जब वो नहीं बनेंगे स्टूडेंट्स तो हल्का सा भी इन्फेक्शन जो है वो उस इंसान की जान ले सकता है। अब जनरली ये डिसऑर्डर्स बहुत यंग एज में ही डायग्नोज हो जाते हैं। स्किड के 15 to 20% केसेस, कुछ बुक्स 20 to 25% भी लिखती हैं, वो एडीए डेफिशिएंसी के कारण होता है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऑफ दिस। इसके पहले हम एक लाइन और लिख लेते हैं, एडीए स्किड ऐसे ही लिखा जाता है, यानी एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होने वाला सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एडीए स्किड जो है स्टूडेंट्स, इसके बेबीज जो होते हैं दे आर नोन एज बबल बेबीज। उसका रीजन मैंने आपको बताया, उन्हें ऐसे स्पेस सूट पहना के रखते हैं, सो दे आर कॉल्ड बबल बेबीज। बहुत रेयर डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, 1 लाख में एक को होता है, बट जिसकी फैमिली में होता है इट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर दैट कपल, फॉर द एंटायर फैमिली। So now let's talk about the treatment modalities. Now, क्या ट्रीटमेंट्स है हमारे पास, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सो ट्रीटमेंट मोडालिटीज फॉर, हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एडीए स्किड की। पहला ट्रीटमेंट तो ये है स्टूडेंट कि उस इंसान के, उस बच्चे के अंदर एडीए जीन नहीं है, एडीए को बनाने वाला जीन नहीं है, तो वो प्रोटीन भी नहीं है, यानी वो एंजाइम, एडीए एंजाइम नहीं है। तो अगर हम उसे आर्टिफिशियली बाहर से इंजेक्शंस के थ्रू जो एंजाइम है, एडीए एंजाइम, वो लगातार उसकी बॉडी में रिप्लेस करते रहें टाइम टू टाइम, नॉर्मल जैसे हमारे बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी है तो हम B12 के इंजेक्शंस लेते हैं, वैसे ही उसके अंदर इस एंजाइम की कमी है तो वो इन एंजाइम के इंजेक्शंस लेगा, ताकि हम रेडीमेड फॉर्म में एंजाइम दे रहे हैं, क्योंकि उसके सेल्स एंजाइम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो जीन नहीं है जो वो एंजाइम बनाता है, तो हमने रेडीमेड फॉर्म में उसको वो एंजाइम्स दे दिए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी हम उसको आईवी इंजेक्शंस लगते हैं उस बच्चे को और हम रेडीमेड एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज ERT। इसमें फंक्शनल एंजाइम जो है, डायरेक्ट प्रोटीन, डायरेक्ट एंजाइम, उसे दिया जाता है। सो फंक्शनल ADA एंजाइम गिवन इंट्रावीनसली, इंट्रावीनस इंजेक्शंस के थ्रू, इंट्रावीनस इंजेक्शंस, ठीक है, एंजाइम ही रिप्लेस कर रहे हैं हम। क्या इससे उसका परमानेंट क्योर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। परमानेंट क्योर क्यों नहीं है पॉसिबल? वो तो वैसी बात है, जब तक डेफिशिएंसी को आप जब तक एंजाइम दे रहे हो तो वो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बनाएगा, इम्यून सिस्टम थोड़ा डेवलप होगा, वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही अगर उसने एंजाइम का इंजेक्शन नहीं लिया तो फिर से एंजाइम तो बन ही नहीं रहा है बॉडी में, बाहर से भी नहीं दे रहे हैं, फिर से बी और टी लिम्फोसाइट्स का काउंट फॉल हो जाएगा, फिर से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, फिर से कोई भी इन्फेक्शन जान ले सकता है। सो दिस इज नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव। हम इससे मैनेज कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते, और ये बहुत ट्रबलसम है स्टूडेंट्स। हर हफ्ते, हर 2 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीवियर कंडीशन है, बार बार आईवी इंजेक्शंस लेना बहुत ट्रॉमेटिक होता है पूरी जिंदगी भर के लिए। इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो दिस इज नॉट क्योरेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्योर नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं इंजेक्शंस लगाकर फंक्शनल एडीए एंजाइम के, राइट। तो साइंटिस्ट ने और सोचा कि और क्या कर सकते हैं। सो लेट्स सी अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज, यू प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट, द बेसिक ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल, बट नॉट वेरी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, क्योंकि लगातार जिंदगी भर आईवी इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे ऐसे पेशेंट को, अदरवाइज सडनली फिर से उसका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाएगा। Now, the second treatment that is available is called bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation.
नाउ स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम है, हम जानते हैं कि बोन मैरो जो है उसमें हीमोपोएटिक सेल्स हैं, हीमोपोएसिस, पोएसिस का मतलब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, फॉर्मेशन, ये ब्लड सेल्स को बना रहे हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो वो जो स्टेम सेल्स हैं जो फिर तीनों लाइंस में डिवाइड होते हैं, आरबीसी बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं, वो स्टेम सेल्स को ही हम रिप्लेस कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और ट्रांसप्लांटेशन एक ही बात है, ट्रांसप्लांटेशन जिसे शॉर्ट में कहते हैं HSCT, राइट, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। इसमें हमने क्या किया, वो जो स्टेम सेल्स हैं जिनके अंदर एडीए जीन का डिलीजन हुआ है उन्हें रिप्लेस अगर हम कर दें, स्टेम सेल ही रिप्लेस हो जाएगा, तो फिर वो जो जीन है वो आपने नॉर्मल जीन उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो अब वो बीटी लिम्फोसाइट्स बनाने लगेगा। बट स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा, मैचिंग डोनर हो, HLA टाइपिंग करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक एनी अदर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे होता है वो सब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारी बॉडी, जो भी पेशेंट की बॉडी है, कहीं वो उसको फॉरन समझ के रिजेक्ट नहीं कर दे, चांसेस ऑफ रिजेक्शन इज ऑल्सो देयर, ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। सो इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, इट्स नॉट दैट ईजी, बहुत सारी चीज़ों पे हम डिपेंडेंट हैं यहाँ। और स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्योरेटिव नहीं है कंप्लीटली, इससे हम क्योर नहीं कर सकते हैं, बट एक्चुअली इससे हम क्योर कर सकते हैं, बट ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। थर्ड प्रोसीजर साइंटिस्ट ने सोचा कि और इजी वे में, जिसमें कि हमें डिपेंड नहीं होना पड़े कोई डोनर पे, कोई HLA टाइपिंग पे, कोई फॉरेन बॉडी रिजेक्शन पे, हम डायरेक्टली सेफली ये काम कर सकें, फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर सकें करेक्ट जीन से। बट वी विल गो बाय NCERT, सो दैट इज वाई आई एम राइटिंग नॉट क्योरेटिव, राइट, क्योंकि हमें NCERT के अकॉर्डिंग ही चलना है। NCERT में क्लियरली लिखा है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आर नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव, ऑलराइट। नाउ तो ये दोनों तो क्योरेटिव नहीं है। अब थर्ड हमारा आता है जीन थेरेपी। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ADA SCID के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के ब्लड से या उसकी बोन मैरो से उसके लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल लेते हैं, ये उसके लिम्फोसाइट है पेशेंट के, और इस लिम्फोसाइट में क्या ADA जीन है, नहीं है, इट इज ADA डेफिशिएंट, राइट। नाउ लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट का ब्लड या पेशेंट की बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स हमने निकाल लिए, जिनके अंदर ADA सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया, एक कोई नॉर्मल ह्यूमन का ADA जीन लिया, कोई भी, सपोज लेट मी राइट हियर, ये एक सेल है, नॉर्मल ह्यूमन सेल, कोई भी सेल है तो उसके अंदर DNA होगा, जीन्स होंगे, तो नॉर्मल जीन भी होगा ADA सिंथेसाइज करने वाला। तो हमने इसमें से ये जीन निकाल लिया सपोज, एंड लेट अस सपोज ये है ADA जीन, ADA जीन। अब डायरेक्टली जीन ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इस ह्यूमन के नॉर्मल वाला जो हमने ADA जीन निकाला है उसे हमें किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, होस्ट सेल। होस्ट सेल कौन है हमारा, पेशेंट का लिम्फोसाइट, उसके अंदर हमें ट्रांसफर करना है, पर हमें कोई वेक्टर यूज करना पड़ेगा, और हम जानते हैं एनिमल्स में कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, रेट्रोवायरस यूज करते हैं। तो यहां पर अब मैं इसको रब कर रही हूं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम इस ADA जीन को हमें डालना है रेट्रोवायरस के अंदर, और रेट्रोवायरस जो है वो हम जानते हैं उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो mRNA होता है, RNA होता है, मतलब बेसिकली वो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली DNA से RNA फिर प्रोटीन बनता है, बट वहां पहले RNA से DNA बनेगा, फिर वो DNA RNA बनाकर और प्रोटीन बनाता है, राइट। सो सपोज ये रेट्रोवायरस है,
लेट्स से दिस इज अ रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस के अंदर इसका खुद का जीन होगा, खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा, सपोज ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, और प्लस रेट्रोवायरस के पास क्या रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी रहता है, और ये उसका प्रोटीन कोट है बाहर का। हम डिटेल्स नहीं बना रहे हैं, बस एक बार बना रही हूँ मैं ये डायग्राम। सो बेसिकली दिस इज अ रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस के पास ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो आरएनए है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसको हम वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं रेट्रोवायरस को, ताकि हम होस्ट सेल जो पेशेंट के लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर इस एडीए जीन को, ये हमारा इंसर्ट है, हमारा फॉरेन जीन है, डिजायर्ड जीन है, उसे डाल सके। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। कैसे करते हैं हम, क्या करेंगे, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके जेनेटिक मटेरियल में स्टूडेंट्स दो पार्ट्स होते हैं। कौन से दो पार्ट्स हैं? एक पार्ट जो है इतना पोर्शन, इसे पैकेजिंग जीन कहते हैं, पैकेजिंग जीन। और ये वाला जो पोर्शन है ये वायरल जीन है, जो वायरुलेंस कॉज करता है, डिजीज कॉज करेगा। हम क्या करते हैं, इस वायरल जीन को कट करके फेंक देते हैं। सो व्हाट वी विल डू, कट एंड डिस्कार्ड वायरल जीन। ये हमने कट करके फेंक दिया। अब क्या बचा, सिर्फ पैकेजिंग पोर्शन। में इसे पिंक से बना देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो ताकि, लाइक दिस। तो अब हमारे पास ये पिंक पोर्शन बचा। ये पिंक पोर्शन क्या है, दिस इज पैकेजिंग पार्ट, पैकेजिंग पोर्शन और पैकेजिंग जीन, ये बचा। इसमें हम क्या करते हैं, अब हमें इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें आरएनए ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो हमें इसके अंदर आरएनए ही अटैच करना है। हमारे पास क्या है, डीएनए, क्योंकि ये तो ह्यूमन सेल है, इसके जीन्स जो है वो तो डीएनए में है। तो हम क्या करेंगे, इस जीन को ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे इसका, और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हम जानते हैं कि क्या बन जाएगा, एमआरएनए। ये एमआरएनए किसका है, इस जीन का, एडीए जीन का एमआरएनए। और आरएनए को हम, एमआरएनए को हम आसानी से पैकेजिंग जीन में डाल सकते हैं, तो ये एमआरएनए है, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि रेट्रोवायरस के अंदर क्या भेजा जाता है, कौन सा पार्ट भेजा जाता है फॉरेन जीन का या डिजायर्ड जीन का, एमआरएनए ट्रांसफर किया जाता है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों की पैकेजिंग कर देंगे। दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस एमआरएनए। किसका एमआरएनए है, एडीए जीन का, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाया है। सो इंट्रोड्यूस एमआरएनए इनटू वायरल जीनोम। तो क्या होगा, ये इसका पैकेजिंग पार्ट, और इसमें हमने एमआरएनए एडीए जीन का जोड़ दिया, राइट। और अभी भी ये सब कुछ रेट्रोवायरस के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है कि वायरस के अंदर क्या डाला जाता है, एमआरएनए डाला जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास जो वायरस है, सपोज ये वायरस है, इसे हम वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जीन टैक्सी है, ये जीन व्हीकल है, जिसके थ्रू जीन को हम होस्ट सेल के अंदर पहुंचाएंगे। होस्ट सेल क्या है, पेशेंट के निकाले हुए लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हमने कल्चर करके खूब सारे बना लिए हैं। अब इसके अंदर, वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तो है ही, और अब इसके अंदर मॉडिफाइड वाला ये पैकेजिंग जीन, और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा मतलब एडीए जीन का एमआरएनए है। इसे हम उस कल्चर में जहाँ पे हमने लिम्फोसाइट्स है वहाँ पर छोड़ देंगे। अब सपोज ये एक लिम्फोसाइट है, लेट अस सपोज दिस इज वन लिम्फोसाइट। ये वायरस जाकर इस पे अटैच करेगा, क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं प्रेजेंट, तो ये इन पे अटैच करेगा। और अटैच करके हम जानते हैं कि वायरस जो है वो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है सेल के, राइट। दिस यू मस्ट हैव लर्नड इन बॉटनी। तो ये इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजा। जेनेटिक मटेरियल क्या है, पैकेजिंग जीन with mRNA. So this is mRNA for
एडीए जीन, एडीए जीन का mRNA है ये। अंदर साथ में ही अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी भेजता है। अब इस सेल के अंदर जाके क्या होगा समझिएगा, ये होस्ट सेल है यानी पेशेंट का लिम्फोसाइट, इसके अंदर ये वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से इसका क्या बनाएगा, cDNA, हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा और अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये इस लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है, लेट अस ड्रॉ लाइक दिस, ये सपोज इसका ये न्यूक्लियस है इधर, जिसके अंदर इस लिम्फोसाइट का डीएनए प्रेजेंट है। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो सपोज ये अटैच हो गया इसके साथ। अब इसके अंदर इस लिम्फोसाइट का भी डीएनए है प्लस ये वायरस जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल लेकर आया है वो भी इनकॉर्पोरेट हो गया है, जिसको कि हम प्रोफेज बोलते हैं, प्रोफेज, राइट। यानी अब इस लिम्फोसाइट के अंदर जो डीएनए है उसके पास एडीए बनाने वाला जीन भी मौजूद है। आया समझ? अब इस लिम्फोसाइट को हम वापस चेक करने के बाद वापस उस पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तो पेशेंट की बॉडी में जब तक ये लिम्फोसाइट जिंदा है तब तक एडीए जीन प्रेजेंट है। बट हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इममॉर्टल नहीं होते, अमर नहीं होते, उनका एक लाइफ स्पैन होता है, एक ड्यूरेशन होता है जिंदा रहने का। जैसे ही ये लिम्फोसाइट मरेगा हमें दोबारा नया लिम्फोसाइट डालना पड़ेगा। तो इस थेरेपी का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स करने पड़ेंगे। हमें उसे मे बी 6 महीने में, 3 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन हम कितने लिम्फोसाइट्स इन्फ्यूज कर रहे हैं, बट हमें टाइम टू टाइम इन्फ्यूजन्स देने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। अब साथ में फिर हम जानते हैं कि ये वायरस फिर अपने और वायरस बना लेगा अंदर, जो आपने नॉर्मल प्रोसेस पढ़ा है, खुद का प्रोटीन और खुद का सब मैन्युफैक्चर कर लेगा, अपने जो भी इसके कोट है, प्रोटीन कोट है, एमआरएनए है, वो सब फिर से जेनेटिक मटेरियल बना के नए वायरस बना लेगा। फिर वो नए वायरस पास वाला जो अगला इससे बाहर निकलेगा एक्सोसाइटोसिस से और अगले सेल को इन्फेक्ट कर देगा। इसकी डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जब हम ह्यूमन डिजीज में एड्स पढ़ेंगे, जहां हम रेट्रोवायरस की फंक्शनिंग को और डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? ये कौन सा सेल है? दिस इज लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड। सो लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? होस्ट सेल की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे होस्ट सेल की तरह। रेट्रोवायरस जो है ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है। दिस इज वर्किंग लाइक वेक्टर। और हमने रेट्रोवायरस के अंदर क्या डाला है? एमआरएनए ऑफ एडीए जीन। हमने डायरेक्ट जीन नहीं डाला, हमने उसका एमआरएनए डाला है। नेक्स्ट, रेट्रोवायरस लिम्फोसाइट या होस्ट सेल के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? cDNA। किसका cDNA है? ये एडीए जीन का ही है। वो एमआरएनए नहीं डाल रहा है, वो cDNA को हम डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस इनटू द लिम्फोसाइट जीनोम, राइट। सो cDNA इंट्रोड्यूस करते हैं हम, और ये cDNA किसके लिए? वो एडीए जीन के लिए ही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो एडीए जीन है, लेकिन हम डायरेक्ट एडीए जीन नहीं डाल रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस को यूज करने के लिए हम रेट्रोवायरस के अंदर डालेंगे एमआरएनए, और फिर ये रेट्रोवायरस cDNA बनाएगा, जो फिर होस्ट सेल के अंदर जाके उसके जीनोम के साथ ज्वाइन होगा। और इस तरह से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर्ड जीन है, इंसर्ट है, वो होस्ट सेल के अंदर उसे ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर वहां पे फंक्शन करेगा। बट इसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स की जरूरत है। ऑलराइट, सो ये जो हमने समझा, आइए अब हम इसको लिख लेते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ लेट्स राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन स्टेप्स, बिकॉज आपके थ्योरी में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो तो हमने कवर किए ही हैं। सो अब हम इसमें क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स निकालेंगे पेशेंट के ब्लड से। सो लिम्फोसाइट्स आर टेकन आउट। ये वो लिम्फोसाइट्स हैं स्टूडेंट्स पेशेंट के ब्लड से ले रहे हैं, यानी इनके पास एडीए जीन नहीं है इनके डीएनए के अंदर।
are taken out from patient's blood. This is important. Patient's blood. और फिर हम उन्हें बॉडी के बाहर कल्चर करेंगे. Lymphocytes from patient's blood and cultured outside body. Outside body. Now, इन lymphocytes के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करना है ADA जीन का cDNA, और वो cDNA हम किसकी मदद से यहां तक पहुंचाएंगे? रेट्रोवायरस की हेल्प से. सो सेकेंड, व्हाट वी विल डू, इंट्रोड्यूस ADA cDNA, एडिनोसिन डीएमिनेज जीन का cDNA पहुंचाएंगे यूजिंग रेट्रोवायरस. वो कैसे यूज किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. रेट्रोवायरस के अंदर पहले हमने mRNA डाला और फिर उस रेट्रोवायरस ने उस लिम्फोसाइट के अंदर जाके उस mRNA को cDNA में कन्वर्ट किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से. फिर ये cDNA जाकर लिम्फोसाइट के जीनोम में काम कर रहा है. तो हम डायरेक्टली एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं कि लिम्फोसाइट के अंदर क्या काम कर रहा है? cDNA ही काम कर रहा है. ये क्वेश्चन है. वायरस के अंदर क्या डाला है हमने? उस जीन का mRNA. ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स. यूजिंग रेट्रोवायरस इंट्रोड्यूस ADA इनटू patient's lymphocyte. Patient's lymphocytes. Right? So this is important. This is a question. Patient's blood and retrovirus use करते हैं into patient's lymphocyte. And then ये जो lymphocytes हैं they are transfused back into the patient's body. So now ये इनको हम क्या कहेंगे अब? engineered lymphocytes, क्योंकि अभी ये lymphocytes जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो गए हैं. इनके डीएनए के अंदर अब एक दूसरा फॉरेन डीएनए भी आ गया है, एडीए जीन का जो डीएनए है. सो engineered lymphocytes are infused back into patient's body. बट इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इस थेरेपी की लिमिटेशन ये है स्टूडेंट्स, ये जो जीन थेरेपी है जिसमें हम लिम्फोसाइट्स डाल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, दैट लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल सेल्स, यानी इनकी फिक्स लाइफ होती है. दे आर नॉट इमॉर्टल, दे आर मॉर्टल सेल्स. इसीलिए हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स विल बी रिक्वायर्ड. हेंस पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स. किसके इन्फ्यूजन करेंगे स्टूडेंट्स? यही जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के. इन्फ्यूजन्स ऑफ इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स रिक्वायर्ड. ये एक लिमिटेशन है, रिक्वायर्ड. राइट? तो ये इस पे क्वेश्चन आता है. पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स आर रिक्वायर्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड वाई? बिकॉज दे आर मॉर्टल सेल्स. तो यहां पर अगर हम एक नट शेल में बात करनी है, अगर क्वेश्चन आए कि इंसर्ट क्या है हमारा, या हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो कौन सा था? डिजायर्ड जीन क्या है हमारा? एडीए जीन. पहला क्वेश्चन, एडीए जीन, ये तो डिजायर्ड जीन है. बट अगर क्वेश्चन आए कि इंसर्ट क्या है हमारा, यानी हमने इंसर्ट क्या किया है होस्ट सेल के अंदर, हमने एडीए का cDNA इंसर्ट किया है. सो एडीए cDNA ये हमने इंसर्ट किया है. क्वेश्चन आए कि इसमें वेक्टर कौन है या हेल्पर मॉलिक्यूल भी करके पूछते हैं. हेल्पर कौन है? कौन है हेल्पर? एडिनो वायरस, ये जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन, एडीए जीन. डालते क्या है? एडीए का cDNA इनटू द होस्ट सेल. और वेक्टर कौन है? रेट्रोवायरस है. होस्ट सेल क्या है ये भी लिख लेते हैं. होस्ट सेल क्या है? पेशेंट्स लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट नहीं केवल,
patient's lymphocyte. So this is a very very important information. All right. Now इस limitation को हम कैसे overcome कर सकते हैं? So let's write a note about it. पहले आप इसको note down करिए. So students, हमने देखा कि enzyme replacement therapy and bone marrow transplantations are not completely curative. Lymphocytes को इंट्रोड्यूस करके हम जीन को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉल्टी जीन को हमने रिप्लेस कर दिया इस फंक्शनल जीन से जो हमने नॉर्मल ह्यूमन सेल से लिया है. बट इसमें भी लिमिटेशन है कि लिम्फोसाइट्स मॉर्टल हैं, दे आर नॉट इमॉर्टल. तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स जो है वो उस पेशेंट को देने पड़ेंगे. तो इसके लिए हम क्या कोई परमानेंट क्योर पॉसिबल है? कैसे? अगर हम बोन मैरो सेल में जो एडीए जीन है उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी 16 सेल जब मॉर्यूला स्टेज होती है तब तक अगर हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, तो हम जानते हैं कि वो वाले जो हमारे सेल्स होते हैं जो मॉर्यूला तक के अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो ही डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. तो तब जो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा क्योंकि हमने स्टेम सेल के अंदर ही डाल दिया है. तो अब अगर जितने भी लिम्फोसाइट्स बनेंगे वो दे विल कैरी दैट नॉर्मल जीन. सो दिस इज द परमानेंट क्योर और ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो नाउ व्हाट इज द परमानेंट क्योर? क्योर तो ये भी है जीन थेरेपी, लेकिन परमानेंट नहीं है, इसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स देने पड़ेंगे. सो परमानेंट क्योर फॉर एडीए स्किड. एक्चुअली कोई भी जीन थेरेपी के लिए परमानेंट क्योर यही होता है कि हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज 16 सेल स्टेज तक उस जीन को अगर किसी तरह से इंट्रोड्यूस कर दे. सो व्हाट इज द परमानेंट क्योर? इफ जीन फ्रॉम बोन मैरो सेल्स producing ADA are introduced into cells at early embryonic stage. और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो अप टू 16 सेल तक हम मानते हैं क्योंकि उसके बाद तब तक मॉर्यूला रहता है, उसके बाद फिर सेल्स डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं. सो वी कैन जस्ट राइट इन ब्रैकेट 16 सेल स्टेज. देन इट विल बी अ परमानेंट क्योर. परमानेंट क्योर, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. परमानेंट क्योर कैसे हो सकता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम उस जीन को किसी तरह से इंट्रोड्यूस कर दें. सो दिस इज ऑल अबाउट जीन थेरेपी. जीन थेरेपी में उसकी डेफिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ अ फॉल्टी जीन विद अ फंक्शनल जीन, नॉर्मल जीन. फर्स्ट जीन थेरेपी 1990 में एशांटी डिसिल्वा को दी गई थी, 4-year-old गर्ल, बाय डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, न्यूयॉर्क, USA. फर्स्ट जीन थेरेपी जिस डिजीज के लिए दी गई थी दैट इज एडीए स्किड, इसके लिए दी गई थी. दैट इज एडेनोसिन डीएमिनेज सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. इसमें जो एडीए सिंथेसाइजिंग जीन है यानी एडीए जीन, उसका डिलीजन होता है. ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है और इस केस में एडीए एंजाइम नहीं बनेगा. एडीए एंजाइम इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए. देन इम्यून सिस्टम विल बी सप्रेस्ड एंड अ स्लाइट इन्फेक्शन कैन कॉज इवन द डेथ ऑफ द पर्सन. इसीलिए ऐसे बच्चों को बबल बेबीज बोलते हैं क्योंकि उनको आर्टिफिशियल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, स्पेस सूट काइंड ऑफ पहना के. नाउ इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज की बात करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंड थर्ड इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी मीन्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो पेशेंट के ही ब्लड से लिए हैं उसे वापस उसके अंदर एडीए जीन जो कि एडीए cDNA के फॉर्म में हम इंसर्ट करते हैं, रेट्रोवायरस को यूज करते हुए वापस उसके अंदर पहुंचा देना. इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एडीए है, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो एडीए का cDNA है. हेल्पर मॉलिक्यूल या वेक्टर जो यूज कर रहे हैं वो रेट्रोवायरस है और होस्ट सेल जो है वो पेशेंट का लिम्फोसाइट है. ऑलराइट, सो आइए अब हम इन सबको समराइज कर लेते हैं एक ट्रिक के फॉर्म में. सो नाउ लेट्स राइट डाउन द ट्रिक फॉर एडीए स्किड. हमारी जो ट्रिक है स्टूडेंट्स इसमें वो है, द ट्रिक इज लार्जेस्ट. एक सिंगल वर्ड है लार्जेस्ट. कैसे है ये ट्रिक हमारी, आइए देखें.
ये जो जेस्ट है ये तो हमने लिया है जीन थेरेपी के लिए, जीन थेरेपी, क्योंकि ये ट्रिक है जीन थेरेपी की, तो याद रखने का तरीका, जीन थेरेपी की ट्रिक, इसमें 3 मेन चीजें हमें याद रखनी है। नंबर 1, होस्ट सेल क्या है, लिम्फोसाइट्स पेशेंट के। सो लिम्फोसाइट में क्या डालते हैं वो याद होना चाहिए, हम डालते हैं ADA का cDNA, किसको यूज करते हुए, रेट्रोवायरस को यूज करते हुए, राइट। सो lymphocytes are infused with ADA cDNA using retrovirus in gene therapy. So the trick is largest. Single word जिससे हम पूरे basic points को याद रख सकते हैं. This is the host cell. Let me write. This is the host cell. This is the insert. And this is the vector or helper molecule. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आज हमने सेकेंड एप्लीकेशन देखी बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में, जीन थेरेपी। लगातार इस पे रिसर्चेस चल रही हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ कर सकें। हालांकि अभी तक जनरली सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के लिए इस थेरेपी को यूज़ किया गया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वील सी मोर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।